तो क्या बना 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17। तो माइनस का आर स्क्वायर यहाँ आके प्लस के आर स्क्वायर और 17 घट जाएंगे। तो 81 में से 17 है ना 64। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 64। इसका मतलब आर का मान कितना है 8 है। देखिए ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है 9 है और आंतरिक त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी आई है 8 आई है। ठीक है, ये आई है 8 और यहां से लेके यहां तक कितना है 9। तो ये बीच की मोटाई है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर। कितनी है 1 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा है कि मोटाई का मान कितना है 1 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। एमपी ईएसबी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अभी आए हैं तो हमें प्रैक्टिस अपनी रखना पड़ेगा तैयार। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज चल रही है और आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट में मैंने एक सारे नए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अभी तक जो हमने किए नहीं है। ठीक है, तो आपके एक नए टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन वन आरक्षक भर्ती 2023 में जो वन विभाग और जेल विभाग का जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए। तो आपके यहाँ पर पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस एक ये मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नए हैं, है ना। और मैंने इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं बनाया हूँ, सारा का सारा डेटा मैंने वहां से जो कमीशन की वेबसाइट पे जो पेपर डले हुए हैं वहां से हमने इन क्वेश्चंस को लिया है, ताकि डेटा में भी कोई छेड़छाड़ ना हो। जैसी भाषा वहां आती है वैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, ताकि आप लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जैसा ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिले। चलिए तो हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री का रखा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये डायग्राम हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें त्रिभुज एबीसी है एक, जिसमें कोण सी ए बी ये वाला कोण कितना दे रखा है हमें 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कोण ए बी सी ये वाला कोण हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और एई बीएफ और सीडी शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे शीर्ष सी से भुजा ए बी पर डाला गया लंब ये क्या हो जाएगा शीर्ष लंब। शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब कौन हो जाएगा एई, और शीर्ष बी से भुजा एसी पर डाला गया लंब क्या होगा एफ होगा। इसका मतलब यह है कि ये वाला कोण कितना 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री के कोण बनेंगे। और ओ क्या है लंब केंद्र है, और लंबों जो शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को शीर्ष लंब कहते हैं। तो ए ओ बी का मान हमें बताना है। हमें किसका मान बताना है ए ओ बी, ये ओ है यहां पर, हमें इस कोण का मान हमें बताना है। ठीक है, तो बस सिंपल सा हो गया। अभी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस हम इसको कर लेते। देखिए हम देखें, अगर मैं त्रिभुज, जैसे मैं इस त्रिभुज की बात करूं, मैं एक अलग से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये त्रिभुज बनाया मैंने ई ए बी त्रिभुज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख लूं 90 प्लस यहाँ पर देखिए बी का मान कितना दे रखा है 60, इस बी का मान कितना दे रखा है 60, तो ये कितना हो जाएगा 90 60 150, तो ये ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और देखें दूसरा, अगर हम इसी डायग्राम को यहाँ पे देखें तो ये वाला कितना है 90, ये वाला कितना है 70, तो ये वाला कितना हो जाएगा कोण, इस यहाँ पे इतना कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 90 70 160, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए इसका मान आ गया है 20, इसका मान आ गया है 30, तो 20 और 30 कितने हो गए 50, तो ये वाला कोण कितना होगा 130, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, है ना। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, देखिए ये वाला कोण था 90 और ये वाला कोण था 60, तो ये पूरा हो गया था कितना ये इस त्रिभुज में, ठीक है, ये था 90 ये था 60, तो ये कितना हो जाएगा 90 60 150, ये हो जाएगा 30। और जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है, और जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज एफ बी ए ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे, तो ये 90 है और ये कितना आ गया, ये कितना दिया है 70, तो ये छोटा वाला कोण कितना हो जाएगा 20। एक छोटे वाले कोण का मान पता चला 30, एक छोटे वाले कोण का मान पता चला 20, 30 20 50, तो ये जो कोण बन रहा है ये कितना हो जाएगा 130। तो त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी का मान कितना आया है 130। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन में 130। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये याद रखना है शीर्ष लंब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक थैले में कुल 720 रुपए के सिक्के, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के
5:2:6 के अनुपात में है ना। टोटल 720 रुपए हैं और सिक्के हैं हमारे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के, और सिक्कों का अनुपात 5, 2 और कितना है 6 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की सही संख्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की सही संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे हमें सिक्कों का अनुपात दिया है 5, 2 और कितना दे रखा है 6, तो मैं मान लूं अगर कि मेरे पास ये है 50 पैसे के सिक्के, ये है 25 पैसे के सिक्के और ये है 10 पैसे के सिक्के। तो सबसे पहले मैं मान लूं कि मेरे पास, मान लो जैसे जो अनुपात दिया है उसी अनुपात में मैं ले लें। जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके 5x सिक्के होंगे, इसके 2x सिक्के होंगे और इसका 6x सिक्के होंगे। तो मैं मान लूं, मन से मैं मान लूं कि x की वैल्यू 1 है अगर, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 5, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 2 और 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 6। तो 50 पैसे के 5 सिक्कों से कितना रुपए बनेगा 2.5 रुपए, 2.5। 25 पैसे के 2 सिक्कों से कितना बनेगा 0.5, 50 पैसे, और 10 पैसे के 6 सिक्कों से बनेगा 0.6 रुपए, मतलब 60 पैसे। तो टोटल मेरे पास, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो सिक्के मेरे पास पैसे कितने इकट्ठे हो रहे हैं 2.5 और 3, 3 और 60, मतलब कितने रुपए इकट्ठे हो रहे हैं मेरे पास 3 रुपए 60 पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। इतने रुपए मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं कब, जब x का मान 1 है ना। तो 1 लेने पे पैसे कितने इकट्ठे हो रहे हैं 3, है ना। अगर ये दशमलव हटाएं तो यहाँ 100 सिक्के लेने पे 360 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, और हमें पैसे इकट्ठे कितने करना है कुल 720। तो मैंने कर दिया 2 का गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 720, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का गुणा 200। तो 1 की वैल्यू लिया था हमने तब 3 रुपए 60 पैसे थे, तो सिक्कों की संख्या 200 लेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा 720। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू आ चुकी है मेरी 200। तो 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 का 5 गुना 1000, 200 का 2 गुना 400 और 200 का 6 गुना 1200। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा 1000, 400 और 1200 वाला सी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सा है, हम एक मान के करेंगे, जितने रुपए इकट्ठे होंगे फिर हमारे पास जैसा क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करके सिक्कों का अनुपात निकल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इनको करने का। बाकी वो दूसरा तरीका है वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, आपको पता होगा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है इसलिए मेरे को यहाँ पर इसको कराना पड़ रहा है। देखिए अगर मैं 0.2 का स्क्वायर करूं तो वो होता कैसे है 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 0.04। इसको करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, सीधे दशमलव को छोड़ के हटा देते हैं, और 0.2 इंटू 0.2। तो इसको करते कैसे हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और कितने अंक के बाद दशमलव, एक इधर है और एक इधर है, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ एक अंक एक नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 0, लगा देंगे 0। तो इसको 0.04 लिखते हैं ना, ये बेसिक है, आपको इतना वैसे पता होगा, ठीक। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं 0.04 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये है 0.008 इंटू ये क्या है 0.2 की पावर 6 बराबर 0.2 की पावर x, हमें इसको बताना है, ठीक है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि हमें 0.2 की पावर x है, मतलब यहां भी 0.2 की पावर में हमारी सारी टर्म होना चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा, देखिए 0.04 को लिखूंगा 0.2 का स्क्वायर और ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये कितने हैं 2 का क्यूब होता है, ठीक है, और अंक कितने 1 2 3, तो कितना हो जाएगा ये 0.2 का 0.2 और ये क्या बन जाएगा क्यूब, यहाँ पे क्या है 0.2 की पावर 6 और ये बराबर में 0.2 की पावर x, ठीक है। तो अब देखिए भाग में है गुणे में, पहले तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बनेगा 0.2 की पावर 4 और अपॉन में कितना चला जाएगा 0.2, ठीक है। पहले हम देते हैं भाग, फिर जो आता है फिर करते हैं गुणा, बॉर्डर मास के हिसाब से क्या आता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो पहले इनमें डिवीजन होगा फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.2 की पावर 6 और बराबर में कितना हो जाएगा 0.2 की पावर x, ठीक है। अब देखिए भाग में घाते घटेंगी, 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1, और 1 का गुणा जब इनका गुणा होगा तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, तो 1 और 6 कितने हो जाएंगे 7, तो यहाँ पे बनेगा 0.2 की पावर 7 और बराबर में 0.2 की पावर x। जब दोनों का बेस समान है तो घाते डायरेक्ट कंपेयर हो जाएंगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा डी ऑप्शन में 7, ठीक है। देखिए यहाँ ये गलती मत करना कि पहले 6 और 3 9 करो और फिर 4 घटा दो तो 5 आंसर आने लगेगा, लेकिन वो भी माइनस में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पहले डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो 2 वर्षों में मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल, दूसरे साल में 1 का डबल 2 साल, है ना। तो हमें स्वयं की 9 गुना हो जाती है। जैसे मान लो 100 रुपए हमारी धनराशि थी, तो 9 गुना हो जाती है का मतलब क्या है? 900 रुपए हो जाती है। मतलब ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे? 800 रुपए। तो 100 रुपए धन पर 800 रुपए ब्याज मिला, मतलब कितना मिला है? 800% ब्याज मिला है ना। तो 800% हम क्या करें, अगर देखो मैं इसको ऑप्शन से सेट कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं 300% को चेक करूं, ब्याज की दर 300%, तो मूलधन का यहाँ पे पहले 300% मिलेगा, फिर यहाँ 300% मिलेगा, और 300 का 300% कितना हो जाएगा? 300 का 300% हो जाएगा 900। तो 3 3 9 9 और 9 1800, ये तो 1800% हो गया, जबकि हमें कितना चाहिए? 800% चाहिए, है ना। तो सीधे सीधे दिख ही रहा है मेरे को 200% होगा इसका आंसर, ठीक है। कैसे होगा? प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप भी बिल्कुल ऐसे देख के बता दोगे। जैसे 200% यहाँ, 200% यहाँ, और 200 का 200%, 400 यहाँ, तो 200 200 400 और 400 800। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 200%, ठीक है। यही इसका सबसे बेस्ट तरीका है करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी जाती हैं, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में प्री में बहुत आते हैं, और ये अभी बनारक्षक भर्ती में आए थे, है ना। तो किसी में बेलन का था, किसी में शंकु का था, वर्ग का, आयत का। तो अभी ये फर्स्ट टाइम हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन डाला। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम इसके टफ क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा था। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। अगर मैं मान लूं कि मेरी भुजा कितनी है? 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अब बोला भुजा को कर दो दोगुनी, तो भुजा कितनी हो गई? 20। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो कितना बढ़ गया? 300। कितने से? 100 से, इंटू 100। तो ये 100 से 100 कट गया। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 300% की वृद्धि हुई है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे? 300। अगर देखिए करेक्ट आंसर हो गया मेरा यहाँ पर 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मॉक में हम इसका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन रखेंगे। धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए मैंने कमीशन का था, मैंने समझ लिया था कि ये गलत डला हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा डाल देता हूँ, है ना, आपको भी पता चले कि हमारा एमपीईएसबी करता क्या। देखिए आयतन है, आयतन हमेशा किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर क्यूब में, और इसने काय में देख रखा है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये तो सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। अब इनको क्या ही बोले, ठीक। उसके बाद बोला है यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है तो इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा बेलन है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा एक खोखला बेलन है, और बोला है हमें कि इसकी लंबाई जो है 1.4 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है? 1.4 मीटर। मतलब इसके सेंटर से लंबाई हमें 1.4 मीटर दे रखी है। मतलब इस सेंटर से इस सेंटर की लंबाई कितनी है? 1.4 मीटर। लंबाई ऊंचाई एक ही बात होती है, ठीक है। इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। मतलब इस सेंटर से यहाँ के सेंटर की दूरी कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और बोला है कि तो इसकी मोटाई याद कीजिए। तो मोटाई याद करने के लिए क्या देखो, इसकी जो भीतरी त्रिज्या है ये वाली, ठीक है, भीतरी त्रिज्या, इस भीतरी त्रिज्या में से बाहरी त्रिज्या को घटा दें तो हमें ये बीच की मोटाई पता चल जाएगी, और यही हमसे उसने पूछा है, ठीक है। देखिए खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, और खोखले बेलन का आयतन दिया कितना है हमें? 7480। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई का मान रख लेते हैं 22/7। कैपिटल आर मतलब बाहरी त्रिज्या, है ना, ये वाली तो कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। आंतरिक त्रिज्या हमें निकालना है इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है? 1.4 मीटर, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें जो लंबाई है वो काय में दे रखी है? मीटर में, जबकि आयतन काय में दे रखा है? सेंटीमीटर में, और त्रिज्या काय में दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम क्या कर ले? कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा, और बराबर में कितना हो जाएगा? 7480, है ना। तो ये दशमलव हटाते हैं, यहाँ लगाते हैं 0, और ये 10 से एक 0 को काट देते हैं। यहाँ 7 से काट देते हैं इसको, 7 दूनी 14, ठीक है। और ये 0 से एक ये वाला 0 कट जाएगा। फिर 22 से काट दो इसको, तो 22 से कटेगा। देखिए 22 दिया 66, बचेंगे 8, 22 चौके
है ना, ये हो गया 34 और इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 17 बार। तो क्या बना 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17। तो माइनस का आर स्क्वायर यहाँ आके प्लस के आर स्क्वायर और 17 घट जाएंगे, तो 81 में से 17 है ना 64, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 64, इसका मतलब आर का मान कितना है 8 है, देखिए ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है 9 है और आंतरिक त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी आई है 8 आई है, ठीक है। ये आई है 8 और यहां से लेके यहां तक कितना है 9, तो ये बीच की मोटाई है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा है कि मोटाई का मान कितना है 1 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन ने एक बैंक में 20,000 रुपए जमा किए और उसे 5 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से कुल 40,000 रुपए मिलता है, तो आर का मान क्या है। देखिए कोई धन 20,000 रुपए से कितना हो गया है 40,000 रुपए हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें ब्याज कितना मिल गया है 20,000 ब्याज मिल गया। 20,000 धन पे 20,000 ब्याज मतलब कितना मिला है 100% हमें ब्याज के रूप में मिला है। और कितने वर्षों में मिला है 5 वर्षों में, तो 100% मिला 5 में, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा 20%। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी हो गई है 20%, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ काम करते हैं और 600 रुपए कमाते हैं तो व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक टाइम एंड वर्क के हम लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे कि इतने दिन में करता, उतने दिन में करता, मिलकर इतने दिन में करेंगे, इसने छोड़ दिया वो चला गया। लेकिन अभी क्या पूछ लिया यहाँ पे मजदूरी। तो देखिए मजदूरी का ये फंडा है कि जिसने जितने दिन काम किया है जितनी इफिशियंसी है उसकी, है ना। जैसे मान लो मैं एक दिन में 3 लेक्चर कंडक्ट कराता हूं, मेरा एक कलीग है वो एक दिन में 2 लेक्चर कंडक्ट कराता है, एक लेक्चर का मान लो 300 रुपए फीस है, तो मैं एक दिन में कितना कमा लूंगा 900 और वो कितना कमा लेगा 600। इस तरीके से होता है, जिसने जितना काम किया उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ए एक दिन में एक काम को करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा कितना 30, ठीक है। तो 10 दिन में 30 यूनिट मतलब एक दिन में वो 3 यूनिट करता है और ये 15 दिन में 30 यूनिट मतलब एक दिन में ये 2 यूनिट करता है। तो इसका जो काम होगा वो काम किस हिसाब से बटेगा उनके किए गए कामों के हिसाब से। अगर ये एक दिन में 3 यूनिट करता है और ये एक दिन में 2 यूनिट करता है मतलब इनकी काम करने की इफिशियंसी कितनी है 3:2। और व्यक्ति को पैसे का बंटवारा उनकी इफिशियंसी के हिसाब से होता है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा, ठीक है। तो एफिशिएंसी का योग कितना हो गया है 3 और 2 5 और पैसे कितने हैं 600। तो 5 पे 600 तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, तो 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 और 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। मतलब ए को मिलने वाले हैं 360 रुपए और बी को मिलने वाले हैं 240। तो सी ऑप्शन में 360 240 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी मिलकर 40 दिन में एक काम पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करते हुए 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिन में पूरा हो गया है, ठीक है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, 50% काम का पूछा है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा गलती कर देते हैं इसलिए मैंने इसको डाला। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं और उन्होंने कितने दिन काम किया, उन्होंने काम किया है 31 दिन, 31 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि अभी ए प्लस बी के 9 दिन का काम बाकी है और पूरा काम कब हुआ है 46 दिनों में पूरा हुआ है। मतलब अभी 31 दिन हो चुके थे 46 दिन में हुआ, मतलब 15 दिन और काम चला है और बी ने छोड़ दिया, तो किसने किया होगा ए ने किया होगा, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हमें ये कंक्लूजन निकला है कि ए और बी के 9 दिन, ए और बी के 9 दिन किसके बराबर है ए के 15 दिन के बराबर है, क्योंकि ए को 15 दिन और लगे ना। 31 दिन बाद ए ने बी ने छोड़ दिया और काम हुआ है 46 में, मतलब ए को 15 दिन और लगे। तो ए और बी के जो 9 दिन का काम रह गया था 31 दिन तक किया, 9 दिन का जो काम रह गया था वो काम ए ने 15 दिन में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के 9 दिन है, इस तरफ आके घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए के 6 दिन और ये बचेंगे बी के 9 दिन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ए के बी के 9 दिन का काम ए के 6 दिन के काम के बराबर है। तो ये हो जाएगा ए के बटे में बी और ये हो जाएगा 9 के बटे में 6, ठीक है। लगने वाले दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा 3 से काट दो 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब बोला कि अब यहां से हम निकाल लेते हैं। देखिए ए और बी के कितना, ए और बी मिलकर काम कितना कर रहे हैं 3 और 2 5 और काम होता कितने दिन में है
40 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में 5 तो 40 दिन में, मतलब काम कितने यूनिट का है, 200 यूनिट का काम हमारा है, ठीक है। और बोला ए अकेले 50% काम, मतलब कितना काम करना है, 100 यूनिट का काम करना है। और ए अकेला एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट, तो कितने समय लगेगा, 100/3, मतलब कितना, 33.33 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 33.33। कमीशन ने 33.33 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। दो संख्याओं का एलसीएम 660 है और इनका एचसीएफ 5 है। यदि संख्याओं का योग 115 हो तो उनका अंतर ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है 660 और एचसीएफ कितना दे रखा है 5। तो संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान लो संख्या x और y है तो इनका गुणनफल क्या होगा, संख्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो कितना हो जाएगा 660 इंटू 5, ये हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए हमें x प्लस वाई संख्याओं का योग दे रखा है कितना 115। हमसे क्या पूछा है, संख्याओं का अंतर। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसमें अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा ले। तो अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगाएं हम, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम x माइनस वाई का मान निकाल सकें, ठीक है। तो x माइनस वाई का मान, अब यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 115, तो 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 115, ठीक है। देखिए गुणा कैसे करते हैं, 3 अंकों का, सबसे पहले इकाई के अंकों का गुणा, 5 में 5 का गुणा 25 हासिल के 2, फिर इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 5 10 और 2 12 के 2 हासिल का कितना हो जाएगा 1। फिर क्या करते हैं हम कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और बीच वाला का गुणा आपस में। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 10 और 1 एकम 1, 10 और 1 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 2, 2 और 1 3। फिर सबसे कॉर्नर वालों का गुणा कर लेते हैं, तो 1 एकम 1, तो कितना हो गया 13,225। तो ये हो गया है 13,225 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो xy की वैल्यू कितनी है 660 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 3,300 का डबल कितना हो जाएगा 6,600। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि आज आगे घट जाएंगे तो 13,225 में से 6,600 क्या करना है, माइनस करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम घटा दे 6,000, तो कितना बचेगा 7,225, है ना। घटा ही देते हैं सीधे 13,225। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ठीक है, घटाना है। तो ये बचेगा 5, ये 2, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 6, 6,625, है ना। कितना हो जाएगा 6,625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम देखें कि हमें क्या करना है, हमें एक्स माइनस वाई का मान निकालना है। तो एक्स माइनस वाई का मान देखिए कैसे आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे रहने दो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम कितना रख लेंगे 6,625 माइनस 2xy की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने 6,600। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर देखिए 6,625, 6,600 मतलब कितना बचेगा 25। तो x माइनस वाई का स्क्वायर 25 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5। तो संख्याओं का अंतर, संख्याएं हमने क्या मानी थी x और y, और उनका अंतर कितना आया है 5। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टी लग रही है, प्लस इसमें हमें अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लग रही है। अगर एक एग्जामिनर हो उसे अच्छा क्वेश्चन डालना हो तो इसी तरीके के क्वेश्चन को पेपर में डालते हैं, जब पेपर थोड़ा सा हमें मॉडरेट लेवल का बनाना होता है। इसको टफ नहीं बोलेंगे, मॉडरेट ही बोलेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है, खाली हमें फॉर्मूले यूज करके एक्स माइनस वाई का मान निकालना था, हमें एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया मैंने, आप लोग थोड़ा सा यहाँ आते आते बोर हो गए होंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग 10 में 10 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1, 1 में 10 का गुणा करेंगे 10 और 10 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20, है ना। सिंपल सा है, कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो गधे एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 5.6 मीटर प्रति सेकंड की गति से और दूसरा गधा 7.4 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग सकता है। यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं तो कितने समय में, इन ब्रैकेट सेकंड में, मतलब कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। एक गधा यहाँ खड़ा है, एक गधा यहाँ खड़ा है, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, मतलब ये गधा यहाँ भाग रहा है, ये गधा यहाँ भाग रहा है, ठीक है।
और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 650 मीटर है। इसकी गति कितनी है 7.4 मीटर प्रति सेकंड और इसकी गति है मान लो 5.6 मीटर प्रति सेकंड। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं तो दोनों की गति जुड़ जाएगी, 7 5 12 और 6 4 10, मतलब कितना 13 मीटर प्रति सेकंड उनकी गति है। और जाना कितना है 650। भाई टकराएंगे कब, जब इसने इधर इतना चला, इसने मान लो यहाँ टकरा रहा है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हो गई है 650। तो 650 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 13, तो कितने सेकंड लगेंगे 50 सेकंड। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन में 50 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9216 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है ताकि दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग हों। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं 9216 के क्या करूं गुणनखंड बना लूं और गुणनखंड में देख लूं कि कितने स्क्वायर के रूप में बन रहा है। ठीक है, कि दोनों संख्याओं क्या हो पूर्ण वर्ग हो, गुणनफल के रूप में लिखना और क्या हो पूर्ण वर्ग हो। जैसे 25, जैसे मान लो 16 है तो 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, ये 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, तो 16 क्या हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग। इसका एक पेयर ये बन गया कि दोनों संख्याएं क्या है पूर्ण वर्ग है और संख्या हमारी कितनी है 16। इस तरीके से पूछा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौके 8 बचेगा, 1 2 6 12 नहीं जा रहा 0। ठीक है, अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, देखिए 2304। 2304 किसका स्क्वायर है 48 का स्क्वायर है। तो यहां से एक कहानी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये 2304 जो है वो 48 का स्क्वायर है और ये कितना बनेगा 2 के 2 पेयर है, मतलब ये क्या है एक 2 का स्क्वायर है। तो संख्याओं का गुणनफल बन गया पेयर में, तो मुझे यहाँ पर एक पेयर ये मिल गया। तो इसको ऐसे करेंगे, हम ऐसे ही पेयर ढूंढते जाएंगे। ठीक है, तो ये 2304 हो गया। उसके बाद 2 से भाग दो कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2 2 एकम 2 है ना, बचेगा 1 2 पंजे 10 1152। फिर 2 से भाग देंगे 2 पंजे 10 बचेगा 1 2 सत्ते 14 और ये 2 है ना 576 किसका है 24 का स्क्वायर है। और ये देखिए 2 पेयर में और मिल गए तो मुझे एक और मिल गया। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 बचे 1 2 8 16 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 144 के बाद 2 में भाग दोगे कितना जाएगा 72, फिर 2 में भाग दोगे 36, फिर 2 में भाग दोगे 18, फिर 2 में भाग दोगे 9, 2 में भाग दो 3 में भाग दोगे 3 और 3 में भाग दोगे 1। तो 1 में 1 का गुणा भी क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास देखिए स्क्वायर वाली संख्या कितनी मिल रही है, एक तो 2304 मिल रहा है, 576 मिल रहा है, 144 मिल रहा है, कितने हो गए 1 2 3। ठीक है, 144 गिन लिया, उसके बाद 36 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो कितने हो गए 1 2 3। ठीक है, 4 5 6। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 6 है ना। देखिए इसके साथ 2 के स्क्वायर का गुणा, इसके साथ 2 और 2 4 के स्क्वायर का गुणा, इसके साथ 2 2 2 6 के स्क्वायर का गुणा। तो इस तरीके से इसके आपस में स्क्वायर के गुणनफल का पेयर बन जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं 6 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम मुझे मिला। ए 24 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा। तो जहां ये क्वेश्चन आया था वहां एज इट इज ऑप्शन दिए थे और इसको ऑप्शन से ही लगाया जा सकता था कि यहाँ पर 2 रुपए का लॉस होगा। नो प्रॉफिट लो गेन वाला तो होता ही नहीं है, और प्रॉफिट कभी भी इस तरीके में नहीं होता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर उतना ही लाभ हुआ हो और उतनी ही हानि हुई हो, 20% ही लाभ 20% ही हानि। तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शन गए और नो लॉस, नाइदर लॉस नॉर गेन वाले ऑप्शन भी चलेगा। ठीक है ना, लाभ हुआ ना हानि, ये वाला भी। लेकिन इसको हमें अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो 20% लाभ पर 124 रुपए पे बिका है, तो 20% लाभ मतलब कितना 120 और बिका कितने पे है 24 में। तो 12 से काट दें इसको 10, 12 से काट दें इसको 2, 10 का गुणा 100, 10 का गुणा 20। तो यहाँ पे 100 पे वैल्यू आ गई, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 रुपए। दूसरी कंडीशन में है 20% की हानि, मतलब कितने पे बिका है 80 पे और बिका कितने पे 24 से। तो 8 से काट दो इसको 10 बार, 8 से काट दो 3 बार, 10 का गुणा 100, 10 का गुणा 30। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है 30 रुपए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बना 30 और 20 50 रुपए। ठीक है, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिला उसने 44 की दर से बेचता है। तो एक को 44 में बेचा तो दोनों को कितने में बेचेगा 48 में। तो कितने का घाटा हो गया है 50 में खरीदा, बेचा है 48 में, तो कितने का घाटा हो गया 2 रुपए का। तो लॉस ऑफ ₹2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई संख्या x किसी अन्य संख्या y से 35% कम है और y 136 से 25% अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है y
136 से 25% अधिक है, तो 136 का 25% मतलब कितना, 1/4, है ना। सीधे लिखता हूं मैं 136 का 1/4, 4 से काट दो, 4 तिया 12 बचेगा 1, 4 चौके 16, तो कितना है 34 अधिक है। तो 136 से 34 अधिक, है ना, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा y का मान 160 170, ठीक है, y आ गया 170। वो बोला है कि कोई संख्या x किसी अन्य संख्या y से 35% कम है ना, तो y से 35% निकाल लो, y से 35%, x 35%, 10% कितना है 17, तो 30% कितना हो जाएगा 51, और इसका 5% देखिए 10% 17, तो 5% कितना होगा 8.5, तो कितना हो जाएगा ये 59.5 कम होगा। तो 170 में से 59.5 हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ये बचेगा 5 ना, और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, और ये कितना हो जाएगा 16 में से 5 गए 11, तो 110.5। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 110.5। 0.5 वाला देख के ही हमें टिक कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 दूनी 12 और 1 13/2 प्लस 5 चौके 20 और 1 21/4 इंटू 7 एकम 7 और 3 10/7, तो 7 तिया 21, है ना, 2 से काट दो इसको 2 बार, 2 से काट दो इसको 5 बार, तो कितना हो गया देखो 13 के बटे में 2 धन 15 के बटे में 2, तो 13 के बटे में 2 15 के बटे में 2, इसका मतलब कितना है 28 के बटे में 2, मतलब कितना 14। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन में 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीन संख्याओं का औसत 35 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, जब भी इस तरीके से दिया रहता है कि पहली दूसरी का ये और दूसरी तीसरी का ये, चाहे परसेंटेज में हो चाहे गुना में हो, तो हम क्या करते हैं तीसरी संख्या को हमेशा क्या मान लेते हैं x। तो बोला है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 5 गुनी है, तो सेकंड नंबर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी दूसरी की 3 गुनी, मतलब कितनी हो जाएगी 15x। और तीनों का औसत कितना दिया है 35, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 105, तो 15 5 20 और 1 21, तो 21x बराबर कितना हो जाएगा 105, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। हमसे क्या पूछा है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है 15x, तो 15 5 है 75, करेक्ट आंसर 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 1830 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9 स्क्वायर ब्रैकेट में 8 प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यही सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, 3 और 8 कितना जाएंगे 11, 11 में 9 का गुणा कितना हो जाएगा 99, ये इतने की वैल्यू हमें आ गई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कितना है ये 1830 के बटे में 3 के बटे में 5, मतलब इंटू 1/5, और ये प्लस में कितना आ रहा है 99, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 5 है 15, 15 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा ये 15 एकम 15 बचेंगे 3, 15 दूनी 30 बचेंगे 3, 15 दूनी 30 प्लस 99, 122 और 99 कितने हो जाएंगे 221, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक भूखंड को 49,500 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10% की हानि मतलब 90% पर वस्तु बिकी है और बिकी कितनी पे है 49,500 पे। तो हम क्या करें, हमें कितने पे बेचना है 20% लाभ, मतलब कहाँ पहुंचना है 120 में, तो 3 का भाग दो कहाँ पहुंच जाओगे 30, और 4 का गुणा कर लो कहाँ पहुंच जाओगे 120 में। तो हमें क्या करना है 3 का भाग देके 4 का गुणा, तो 3 से काट दो इसको, 16 तिया 48 15, है ना, 18 चौके 72 और 2 74, 16 सॉरी ये 16 तिया 48 है, 16 चौके 64 और 2 66, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 66,000 सी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए इसमें हमने, ठीक है। और इसमें एडवांस के क्वेश्चन भी अच्छे थे, थोड़ा बेसिक भी डाला मैंने, थोड़े आसान क्वेश्चन भी डाला ना, एकदम मॉक में ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन डाल रहे हैं या इजी क्वेश्चन डाल रहे हैं, जैसा एग्जाम में आता है उसी लेवल का मैंने इसमें सेट किया है। ये हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे भी हम 20-20 क्वेश्चन के रोज एक मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। वैसे आप लोग कर रहे हैं, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।